हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 8। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सम क्वेश्चंस ऑन इंडक्टर, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को पढ़ के छोड़ दिया था। आज हम इंडक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने समझा था कि इंडक्टर क्या चीज़ है, ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे इंडक्टर कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता था इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ऐसे ही इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो वो एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे कि कितनी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडक्टर का इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर किन चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो फाई पे और आई पे डिपेंड नहीं करता। फाई इज इक्वल टू LI फॉर्मूला था, निकल के आया था, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, हो सके तो नोट्स बना लेना। और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। और कोई भी क्वेरी किसी भी लेक्चर से रिलेटेड हो तो नीचे इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वहां जाकर के मुझे पोस्ट कर देना अपनी क्वेरी को, और मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या, इंडक्टर न्यूमेरिकल करते हैं ना। तो क्वेश्चंस करते हैं इंडक्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंडक्टर का। हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड, क्या पूछा है? फाइंड, वही पूछेंगे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये 2 पॉइंट दे दिया हमें, ठीक है। सबके लिए यही क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम करें तो कैसे दे रखा है भाई? दे रखा है इंडक्टर, ये ऐसे दे इंडक्टर, ये दे दिया भाई। ये पॉइंट मान लो A और ये पॉइंट मान लो कितना है B, और उसका इंडक्टेंस कितना है? 2 हेनरी। और इसमें जो di/dt दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो क्या दे रखा है? प्लस का 2 एम्पियर पर सेकेंड। ये है भाई। अब हमसे क्या पूछा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। करंट क्या हो रही है? देखो प्लस है तो इंक्रीजिंग, करंट कैसे? अगर प्लस है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है तो मतलब यहां से चल रही है तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब हाइयर से लोअर जा रहा है। जब पोटेंशियल हाइयर से लोअर जा रहा है तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग लगाओ, यहाँ हाइयर से लोअर पे निगेटिव आता है, लोअर से हाइयर पे पॉजिटिव आता है। तो VA B भी निकालना, तो पहले लिखेंगे VA, वही VA है ना। अब क्या हाइयर से लोअर मतलब माइनस L di/dt, और फिर दूसरा पॉइंट क्या करके माइनस करके लिख दो, माइनस VB इज इक्वल टू 0। यही तरीका होता है लगाने का, ठीक। तो लिखेंगे क्या? VA माइनस VB इज इक्वल टू प्लस L di/dt। ये हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है? 2, di/dt कितना है? 2, तो 2 2 क्या आएगा? 4 वोल्ट। तो ऐसे हम आराम से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों पॉइंटों के बीच। और देखो प्लस आएगा या माइनस, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, जब ये बढ़ रही है तो ये क्या चाहेगा? करंट को अपोज करना, तो बैटरी की तरह वर्क करेगा। वर्क लाइक बैटरी कैसी? जस्ट अपोजिट पोलैरिटी की, ये प्लस और ये माइनस, तो इधर को करंट दौड़ाएगा ही, है ना। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? चूंकि हाइयर तो A है तो VA माइनस VB इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक। और अगर मैं इंड्यूस EMF निकालना हो, इंड्यूस्ड EMF, अगर मैं इंड्यूस EMF करना तो E इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो सब मोड में लिख देंगे, मोड L di/dt। तो ये भी क्या होगा? यही होगा 4 वोल्ट, ठीक। चलो ऐसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में क्या है? ये दे रखा है फिर से एक इंडक्टर इस तरह से, ये दे रखा है। L की वैल्यू गिवन है हमें 5 हेनरी, ये A है और ये क्या है? B है, ठीक। ये चल रहा, करंट दे रखा है di/dt, ये दे रखी है हमें -3 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक। अब डिक्रीज हो रही है, निगेटिव आया तो क्या हो रही है? डिक्रीज। अब डिक्रीज हो रही है तो कैसे डील करेंगे? वही क्या कर रहा है, देखो ये इधर जा रही है, तो हमें पता है करना क्या, हमें तो लगाना है क्या? किरचॉफ लॉ। तो जब अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ, अप्लाई किरचॉफ लॉ, क्लोज लूप बना के अपने एज्यूम करके करते हैं। तो देखो कौन सा हाइयर पोटेंशियल होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल। तो करंट तो ऐसे जा रही है, भले डिक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, ये पॉजिटिव से क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है। तो हाइयर से लोअर घट रहा है, तो लिखो भाई। तो कैसे लिखेंगे? VA माइनस L di/dt माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L di/dt
डी टी। तो एल की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 5 और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है -3। बस डी आई अपॉन डी टी को साइन के साथ रखना है। तो 5 3 सा -15 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइयर पोटेंशियल क्या होगा, हाइयर एंड कौन सा हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि इसमें करंट घट रही है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये बढ़ा के बैटरी की तरह कैसे वर्क करे, करंट को बूस्ट कर देगा और ज़्यादा ही इस तरह से इधर को फ्लो करा देगा, है ना। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करें तो देखो ये फिर से इंडक्टर दे रखा है हमें एक और, ये फिर से एक इंडक्टर दिया, ये रहा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है बी यहीं पे, और करंट ऐसे आ रही है यहाँ से, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू -4 एम्पियर पर सेकेंड, और एल कितना दे रखा है 3 हेनरी दे रखा है। तो करना क्या है, करंट के अपोजिट, करंट अपोजिट आ रही है। अब जब करंट अपोजिट आ रही है तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग और ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो जब हम बी से ए की तरफ को चलेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी ए तो प्लस हो जाएगा। अब ये करंट हाइयर से लोअर आ रही है, जब करंट हाइयर से लोअर है हम चल रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा हमारे लिए तो निगेटिव से पॉजिटिव, हमारे लिए तो ये पोटेंशियल निगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी, और क्या हो जाएगा -वी बी इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -L डी आई अपॉन डी टी, या लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -L की वैल्यू 3 और डी आई अपॉन डी टी कितना है -4, तो कितना हो जाएगा प्लस के 12 वोल्ट। तो आई बात समझ में, करंट की डायरेक्शन कहीं से भी दे रखी हो, हमें अपने पाथ के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम करंट के साथ चल रहे हैं तो वही पॉजिटिव से निगेटिव, तो वो निगेटिव हो जाएगा, और अपोजिट है तो ये पॉजिटिव, क्योंकि वो लोअर से हाइयर पोटेंशियल पर आ जाती है निकल करके। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो जब 3-4 चीज़ें 3-4 कंपोनेंट मिक्स कर देते हैं तो वहाँ आसानी होगी कैलकुलेट करने में। देखो और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, ये दे रखा है एक इंडक्टर, ये बैटरी और ये रजिस्टर, ये दे रखा है भाई हमें यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ पे फिर से वो ए और ये पॉइंट यहाँ पे कितना है बी। करंट दे रखी है इसमें में I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक, और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है -2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक, ये हो गई। तो हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल, इसका एल दे रखा है हमें 4 हेनरी, और उसके वोल्टेज दे रखे हैं 10 वोल्ट, और रजिस्टर का रजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। ये चीज़ें हैं तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो वही चलना है जैसे बताया मैंने, करंट के डायरेक्शन में वही, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ। तो चलना स्टार्ट करो यहाँ से, तो क्या लिखेंगे वी ए, अब पॉजिटिव से निगेटिव मतलब घट रहा है तो -L डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव भी घट रहा है तो -10 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव से निगेटिव भी घट रहा है तो -I/R हो जाएगा इज इक्वल टू वी बी, या -VB करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा L डी आई अपॉन डी टी प्लस 10 और I/R। वैल्यूज पुट करो तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा -2 प्लस 10 प्लस I/R की वैल्यू I कितना है 2 और R कितना है 5, तो ये कुल मिला के हो जाएगा -8 प्लस 20, तो ये हो जाएगा कितना 12 वोल्ट। तो ऐसे हम आराम से चाहे 2 कैपेसिटर हो, चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 कंपोनेंट हो, चाहे कितनी भी कंपोनेंट हो, ईजिली हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें फिर से वही दे रखा है एक क्वेश्चन और, ये इंडक्टर गिवन है हमें भाई यहाँ, ये बैटरी ऐसे, ये यहाँ, फिर यहाँ लगाई एक बैटरी ऐसे ऐसे, यहाँ पे लगाया एक रजिस्टर इस तरह से, ठीक, ऐसे यहाँ पे लगाया एक बैटरी ऐसे, यहाँ पे लगाया एक रजिस्टर ऐसे। अब हमसे कहा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, तो हमसे पूछा है फाइंड, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है एक तो, एंड वी ए माइनस वी सी फाइंड करना है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है। इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है 5 हेनरी, यहाँ दे रखा है, करंट दे रखी है यहाँ I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और यहाँ पर जा करके हो जाएगी करंट 3 एम्पियर यहाँ गई,
और यहाँ गई कितनी 2 एम्पेयर करंट यहाँ चली गई। ये बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट, ये बैटरी दे रखी है 8 वोल्ट, ये रजिस्टर दे रखा है 4 ओम, ये बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट, ये रजिस्टर दे रखा है 3 ओम। तो ये चीज़ें हमारे पास दे दी। ठीक, तो पहले तो VA VB निकालेंगे, फिर VA VC। तो पाथ चूज करते हैं, अगर A से B निकालना तो A से B चलना है, C को देखना नहीं है, और A से C निकालना है, B को नहीं देखना। तो बात करते हैं A से B की। तो A से B का अच्छा di/dt कितना दे रखा है यहाँ, di/dt की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 4 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो करते हैं, देखो लगाओ यहाँ A से B के लिए लिखेंगे 4A to B। भी कैसे चलना है, देखो यहाँ से यहाँ गए तो वही ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये निगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है ना, तो ऐसे चल के चले जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा VA लिखा हमने यहाँ, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब L di/dt लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव मतलब 10 वोल्ट, फिर ऊपर चलो निगेटिव से पॉजिटिव +8 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव से निगेटिव -I × R इज इक्वल टू VB। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ गिवन है, हमें लिख करके पुट कर देंगे। और अगर हम 4 किसके लिए करें, 4A to C की बात करें तो A से C ऐसे चलो, तो कैसे लिखेंगे, VA लिखेंगे -L di/dt लिखेंगे, ये तो सही रहेगा। और -10 तक तो यहाँ, फिर आगे चलेंगे तो फिर पॉजिटिव से निगेटिव मतलब फिर से -6, और आगे ये भी पॉजिटिव से निगेटिव, फिर ये भी -I × R लिख करके VC लिख देंगे। तो इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं ये कैसे सॉल्व करनी है, पीछे क्या। तो ये क्वेश्चन थे कुछ इंडक्टर से रिलेटेड जो हमने सीखे। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, इंडक्टर कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है ना। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करता है एनर्जी, वो एनर्जी होती कितनी है और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये टॉपिक अब हम कवर करते हैं इसमें, है ना। चलो भाई, बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। तो हेडिंग लगाओ सब, एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर। देखो भैया हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर। इंडक्टर कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये देखना है। तो हमें इंडक्टर लेना पड़ेगा। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर है भाई, ये रहा एक इंडक्टर, ये रहा। अब ये एक सोर्स से लगाया हमने, कनेक्ट किया ऐसे, ये सोर्स है जिसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, EMF जिसका E होगा, जिसका EMF क्या होगा, E। यहाँ से करंट चलती है भाई, इसका इंडक्टेंस L है, ये पॉजिटिव से निगेटिव क्या काम करेगी, ये करंट का अपोज करेगा। क्या करता है, अगर करंट बढ़ रही है तो घटाने की कोशिश करेगा, और अगर घटेगी तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है, ये मोहब्बत फिल्म का अमिताभ बच्चन है, जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है ना। इसे क्या पसंद नहीं है, परिवर्तन पसंद नहीं है। अगर एक बार पॉजिटिव, अगर करंट बढ़ेगी तो घटाएगा क्या भाई, परिवर्तित मत हो, जितनी है उतनी रहे। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन है। तो करते हैं बात, अगर हम यहाँ क्या एनर्जी निकालें तो एनर्जी क्या होती है, देखो यहाँ से आते लेके गई, वर्क डन वही एनर्जी है। तो वर्क डन किसके फॉर्म है, पावर की फॉर्म है वैसे तो, है ना। तो कोई सिंपल सी बात है। देखो इसमें कैसे करते हैं, पोटेंशियल को अगर लेकर के चले यहाँ से तो लिखेंगे वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम सोर्स टू इंडक्टर। क्या होता है वर्क डन, हम जानते हैं पोटेंशियल कहलाता है। E इज पोटेंशियल जिसे EMF कहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, dW/dQ, यही होता है। तो अगर dW की वैल्यू निकाले तो dW क्या हो जाएगा, dW हो जाएगा E × dQ। अच्छा, Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू I × T। I यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या मान रहे हैं, हम कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, dW इज इक्वल टू EI × DT। dQ को क्या लिख दिया, I × T का DT, है ना। क्योंकि वर्क डन टाइम का जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा वर्क डन, जितना कम टाइम उतना कम वर्क डन। ठीक है, तो ये ऐसे कर लेंगे हम यहाँ। अब हमें क्या करना है, हमें तो वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है। तो क्या लिख सकते हैं, L की E की वैल्यू, वी नो दैट E क्या होता है, L di/dt। तो देखो यहाँ लिखो वैल्यू E की, तो dW हो जाएगा हमारे पास E कितना है, L di/dt, L di/dt × dt, ये हो जाएगा यहाँ। अब dt से dt हुआ कैंसिल, तो dW इज इक्वल टू L ×
डी आई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ हम तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन करने पर डी डब्ल्यू तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 से यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से आई एल इंटू डी आई। क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई। और डी आई का क्या होता है, अच्छा आई तो रह गया, ये वाला आई रह गया, मैं कह रहा कुछ मिसिंग है, ये आई रहा यहाँ और ये आई भी यहाँ चल रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आई इंटू डी आई। एल तो कांस्टेंट है, बाहर डी डब्ल्यू का तो यू हो जाएगा, एल लो बाहर, आई का क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एल आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास भाई क्या आया, एनर्जी स्टोर्ड बाई एन इंडक्टर। तो इतनी एनर्जी कोई भी इंडक्टर अंदर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अभी किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो लिखेंगे स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या हो जाएंगे, पहला पॉइंट एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर in the form of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। वही बात है। सेकंड क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है भाई इंडक्टर के लिए इज इक्वल B²/2 म्यू नॉट। अब ये कहाँ से आई, एनर्जी डेंसिटी B²/2 म्यू नॉट, बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट क्या होता है परमिएबिलिटी। ये आई कहाँ से, इसे पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी का। तो बात समझ में आई कि कैसे इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, मतलब कितनी एनर्जी इंडक्टर अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक, तो चलो भाई बात, अच्छा ये था। तो डी क्यू को लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू डी टी, और ये यहीं से आया है नीचे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है नहीं। तो इंडक्टर की बात कर ली हमने, अब बढ़ते हैं बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो चलो भाई लिखते हैं क्या, लिखो एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी जैसे मास डेंसिटी होता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी बात है ना। तो लिखेंगे क्या, एनर्जी डेंसिटी। क्या लिखेंगे यहाँ, एनर्जी डेंसिटी। तो बात किसकी चल रही थी, एनर्जी डेंसिटी की। तो देखो एनर्जी डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी होता है ना, मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही क्या होती है एनर्जी डेंसिटी। तो देखो एनर्जी डेंसिटी अगर हम बात करें लिखने की कोशिश, एनर्जी डेंसिटी तो क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी stored by inductor, stored by inductor पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है भाई। तो मतलब अगर मैं बात करूं एनर्जी डेंसिटी की तो E हो जाएगा कितना, U/V, है ना। तो U की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, U है 1/2 LI स्क्वायर, यही U की वैल्यू। तो और V क्या चीज होता है, वॉल्यूम, V लिख दो, वॉल्यूम क्या होगा, V लिख दो। अब ये इंडक्टर का इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है फॉर इंडक्टर, ये होता है लिखेंगे वेयर L की जो वैल्यू होती है वो होती है L = म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू V, V मतलब वॉल्यूम। अब ये कहां से, ये तो पढ़ेंगे इस लेक्चर में, बस थोड़ा वेट करो, फॉर्मूला फिलहाल याद रखो, आया कहां से भी पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी पहले पढ़ा दिया तो फॉर्मूला पहले बताना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करो यहाँ, तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, 1/2 L की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट स्क्वायर, ठीक, N N N N N N N N N हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास। तो E की वैल्यू लिखेंगे क्या, 1/2 L, L की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N स्क्वायर V इंटू आई स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या चल रहा, V, V से V कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ 1/2 म्यू नॉट N स्क्वायर आई स्क्वायर E, एनर्जी है ना, एनर्जी डेंसिटी। अब हम क्या करें, म्यू से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, E = मल्टीप्लाइंग बाई म्यू अप एंड डाउन। तो क्या होगा, म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर आई स्क्वायर
अपॉन 2 म्यू नॉट, या ऐसे लिख सकते हैं म्यू एन आई पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब म्यू नॉट एन आई क्या होता है याद करो, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 याद करो, फॉर ए सोलेनॉइड, फॉर सोलेनॉइड बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई, और इंडक्टर एक तरीके का सोलेनॉइड ही होता है, मैं बता चुका पहले ही। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये है भाई एनर्जी डेंसिटी, क्या है ये एनर्जी डेंसिटी। आई होप तुम लोगों की समझ में आया होगा। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पढ़ना है हमें, ये फॉर्मूला इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यही अपन पढ़ेंगे फॉर्मूला है ना। तो ये थी एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। तो बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, चलो भाई। तो क्या है भाई डिपेंडेंसी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। ये देखना है हमें कि सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ना तो एल पे डिपेंड करता, वो ना तो फाई पे डिपेंड करता है, ना ही आई पे डिपेंड करता है, मतलब ना तो इंडक्टर फ्लक्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक, ना ही करंट पे। तो किस पे डिपेंड करता है, तो मान लो हमारे पास ये क्या है एक सोलेनॉइड, मान लो क्या है ये हमारे पास सोलेनॉइड, इसकी लेंथ हुई हमारे पास कितनी L, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, N क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो करंट जा रही है इसमें I, करंट कितनी जा रही है I, ठीक है। तो इसके अंदर से हमें क्या कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्शन। हम जानते हैं वी नो दैट बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, लिखेंगे वेयर, लिखेंगे हेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होते हैं n टर्न्स, तो L यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे NL टर्न्स। क्यों, क्योंकि एक यूनिट लेंथ में एक टर्न्स, तो 2 यूनिट लेंथ में 2 n टर्न्स, 3 यूनिट लेंथ में 3 n टर्न्स, L यूनिट लेंथ में LN टर्न्स, यही होगा ना। तो बस तो लिखेंगे भैया अब यहाँ क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इंडक्टर के केस में फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही है। अब इससे पास कराते हैं, लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंडक्टर। तो इंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, ये होता है फॉर्मूला बी इंटू ए। अभी किसके लिए है ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक कॉइल के लिए है, किसके लिए है एक कॉइल के लिए, लेकिन यहाँ कितनी कॉइल है n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल, और कहां तक फैली हुई है n लेंथ तक फैली हुई है, n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल है और n लेंथ तक फैली हुई। तो लिखेंगे क्या, मैं पासिंग थ्रू द इंडक्टर ऑफ वन कॉइल, पहली कॉइल से लिखेंगे इफ नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द n कॉइल्स, क्या हो जाएगा n कॉइल से पास थ्रू होने वाला, फाई टोटल इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू एन एल, यही हो जाएगा भाई, बढ़िया बात है। अब देखो फाई टी इज इक्वल टू बी, ये फाई टी टोटल फ्लक्स ये तो वेव है ना, अब फाई टी बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, या इंडक्टर तो सोलेनॉइड है, तो क्या लिखेंगे क्या होता है म्यू नॉट एन आई, यही होता है भाई सोलेनॉइड के लिए, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। ए ऐसे ही एरिया इंटू एन इंटू एल, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू आई, लिखेंगे ए इंटू एल क्या होता है भाई वॉल्यूम, एरिया इंटू थर्ड पैरामीटर कॉल्ड वॉल्यूम, तो फाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर वी इंटू आई, लिखेंगे क्या सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से कंपेयर कर दो, फाई टी से फाई टी कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट
एन स्क्वायर वी। समझ में आई बात? क्या आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वेयर म्यू नॉट क्या चीज है भाई? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, है ना। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और वी क्या चीज है? वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो इससे हमने क्या सीखा कि सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सोलेनॉइड के परमिएबिलिटी पे, मतलब मटेरियल पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और वॉल्यूम वी पे। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू थर्ड पैरामीटर जो कि ए इंटू एल हो जाता है, तो उसे एस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर इंडक्टर की रेडियस क्या दे रखी है? इसकी आर दे रखी है। अगर इंडक्टर की रेडियस क्या दे रखी हो? आर दे रखी हो, तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं, देखो यहां लिखने की कोशिश करो घर में, तो यहां लिख सकते हैं हम इसे ऐसे, इफ रेडियस ऑफ इंडक्टर इज आर। अगर इंडक्टर की रेडियस आर हो तो क्या हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही हो जाएगा। तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? लिखेंगे स्पेशल पॉइंट क्या क्या आएंगे निकल के? नंबर फर्स्ट, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो L क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। इफ वी इंक्रीज N देन L ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक। नंबर टू पॉइंट क्या है? रेडियस पे डिपेंड करता है। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये भी वही है। इफ वी इंक्रीज आर देन L इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सही है। अब परमिएबिलिटी है म्यू नॉट चेंज, मीडियम चेंज करने पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम चेंज करेंगे तो L भी इसके साथ साथ चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि फाई पे ना ही आई पे, L दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? इन चीजों पे। ये इसका मेन फॉर्मूला है। और ये तो इसे ऐसे भी बोला जाता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए वो फोर सोलेनॉइड। तो क्या लिख सकते हैं इसे? इसका दूसरा नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। तो ये चीजें हैं भाई हमारे पास सारी के सारी। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो जो भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।